राधे राधे बच्चा पार्टी। कैसे हो बच्चों? मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या वेब पर। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों की मेहनत को देखते हुए और बच्चों को कम समय में कैसे अच्छे से तैयारी करनी है, इस चीज़ को देखते हुए हम लेके आए हैं। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि 4 तारीख को फिजिक्स का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है। तो हम करेंगे फिजिक्स पे अंतिम प्रहार करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी मैं बताऊँगा, जो भी मैं क्वेश्चन आपको लिखवाऊँगा, तो वो क्वेश्चंस मैक्सिमम पेपर में आ सकते हैं, संभावना यही है। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैं पेपर लेके आया हूँ, आप देख रहे होंगे ये क्या ले आए सर। तो ये जो मैं पेपर लेके आया हूँ यही आपके लिए अंतिम प्रहार है। आपको अंतिम समय में यही टॉपिक्स, जो मैं टॉपिक्स लेके आया हूँ, लगभग 30 से 35 टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को ही आपको अंतिम समय में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आज आज जो है 1 हो गई, डेट कितनी हो गई, 1 मार्च हो गई और 4 मार्च को तुम्हारा पेपर है। तो आपको 30 से 35 टॉपिक ही पढ़ने हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब समय का अभाव होने के कारण मैं इस पे को बोर्ड पे नहीं लिख पा रहा, ना ही आपको लिखना है। मैं बोलूँगा और समझा दूंगा आपको, और एज इट इज़ ये वाली जो कॉपी है आपके टेलीग्राम चैनल पर, विद्या वेब के टेलीग्राम चैनल पर आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। तो आप उसको नोट कर लेना और अच्छे से इसको क्या कर लेना, कवर कर लेना। ये टॉपिक्स, इनमें जो भी इनमें से जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैक्सिमम आपके पेपर में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो सबसे पहला टॉपिक लिया है, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से इसको रखा है। पार्ट 1 में मैंने लगभग जो टॉपिक लिए हैं वो लिए हैं 15, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए, पेपर्स को देखते हुए, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने ढूंढ के निकाले हैं। तो पार्ट 1 में जो पहला टॉपिक आता है वो चैप्टर नंबर 2 से आता है, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय में 3 टॉपिक ऐसे हैं जो फंसते हैं। एक तो गॉस की प्रमेय के डेरिवेशन पूछा जाता है, उसके साथ साथ अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है, या अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है। तो ये 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिकों में से एक क्वेश्चन फंसता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में से क्वेश्चन है, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता वाला जो चैप्टर है संधारित्र वाला, उसमें से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछी जाती है। साथ ही साथ प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखने पर धारिता पूछी जाती है। एक क्वेश्चन और इसमें से आता है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो जो संधारित्र वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें से 3 टॉपिक मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं। आपको जैसे ही पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम में से या तो किरचॉफ के नियम पूछे जाते हैं, या इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस पुट अप हो जाता है। या तो क्वेश्चन आएगा या किरचॉफ के नियम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो किरचॉफ के नियम आएंगे। और एक टॉपिक और है, व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, इस चैप्टर में से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर और लॉन्ग टाइप में पूछा जाए तो लॉन्ग टाइप में एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो किरचॉफ के नियम से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन आएगा, डेरिवेशन आएगा, या व्हीटस्टोन सेतु का डेरिवेशन आएगा। उसके बाद ये 6 चैप्टरों में से लगभग 5-6 टॉपिक हैं जो आपके आएंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले में से। ठीक है, उसके साथ साथ अभी मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस किसमें से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। उसके बाद है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। बायो-सैवर्ट के नियम के आधार पर जो हम वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं वो आ सकता है। ठीक है बच्चों, और इसमें बायो-सैवर्ट का नियम भी इंक्लूड है। ठीक है, बायो-सैवर्ट का नियम। उसके बाद ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये भी किसी चैप्टर में है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में है। इसमें कुछ टॉपिक और हैं, जैसे कि लॉरेंज बल के बारे में है, वो उस पर डिपेंड क्वेश्चन आते हैं, उसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे है चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। चुंबकीय क्षेत्र में, रिपीट कर दे रहा हूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों,
उसके बाद है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड ज्यादातर जो मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वो क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछे जाते हैं और 1 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। जैसे कि आपने पढ़ा है कि ऑस्टेड का प्रयोग भी पढ़ा होगा, लेकिन ऑस्टेड का प्रयोग आता नहीं है जनरली, क्योंकि वो 10th में इंक्लूड हो जाता है। इसलिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पढ़ने हैं, जो कि 2 हैं। ठीक है, उसके बाद स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण, इन दोनों में से एक चीज पूछी जाती है, या तो स्वप्रेरण पूछ लेगा, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, या अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, ये पूछ लेता है। उसके साथ साथ एलसीआर परिपथ और अनुनादी परिपथ। एलसीआर परिपथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का फंसेगा ही फंसेगा। या तो एलसीआर परिपथ की डेफिनेशन पूछेगा, या आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, एक चित्र बना के दे देगा एलसीआर परिपथ का और उससे उसको सॉल्व करवाएगा, जो भी उसमें डिमांड दी गई है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत पिछले कुछ सालों से आ रहा है लगातार, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत किसी ना किसी सेट में तो जरूर आएगा। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको याद दिला दूं, जो मैं क्वेश्चन मैंने ये टॉपिक जो लिखवाए हैं, वो टॉपिक जो भी सेट्स बनते हैं उन सभी सेट्सों में एज इट इज आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, ये नहीं कह रहा मैं कि ये 100% इसी में से आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। कम समय में कैसे तैयारी की जाती है, इसी के आधार पर हम करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक टॉपिक और रह गया, ठीक है, उसको है अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ आएगा, इसी क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ आएगा 3 नंबर में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ये पूरा क्वेश्चन एक ही आता है, अनुगमन वेग व धारा में वैद्युत धारा में संबंध और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये हो गया पार्ट 1 के जो मैंने 15 टॉपिक आपको बताए थे, वो कवर हो गए इसमें। ठीक है, इससे बाहर ना तो आप पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो इसलिए ज्यादा समय आपको देना नहीं है, कोशिश करनी है कि आप इन्हीं को कवर करके जाएं। ठीक है, पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में सबसे पहले जो आता है टॉपिक, वो आता है उत्तल पृष्ठ के कारण अपवर्तन का सूत्र। उत्तल पृष्ठ के कारण अपवर्तन का सूत्र, क्योंकि आपके सिलेबस में चूंकि उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ दोनों के कारण अपवर्तन का सूत्र ड्राइव कराया जाता है, लेकिन आपके पेपर में सिर्फ उत्तल दर्पण के द्वारा ही ड्राइव किया गया है अपवर्तन का सूत्र, इसलिए आपको यही पढ़ना है। उसके बाद मेकर का सूत्र बहुत जरूरी है। उसके बाद संपर्क में रखे 2 लेंस, जब 2 लेंसों को संपर्क में रख दिया जाता है तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये वाला डेरिवेशन भी आपको पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, या तो इससे क्वेश्चंस आते हैं या इसका कभी कभी चित्र पूछ लेता है कि इसका चित्र कैसा बनेगा, इसका चित्र सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है, दूरदर्शी कैसा होता है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। उसके बाद आएगा यंग का व्यतिकरण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर सेट में हर बार फंसता है। यंग का व्यतिकरण, पहले इसमें आता था यंग का व्यतिकरण समझाइए और केंद्रीय फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब केंद्रीय फ्रिंजों की चौड़ाई को हटा दिया गया है, तो या तो यंग के व्यतिकरण में फ्रिंजों की स्थिति पूछेगा या इससे रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस के चैप्टर में हाइगेंस ने 3 स्थितियां दी हैं हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसके आधार पर उसने बताया है कि परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। तो ये तीनों टॉपिक्स जो है, ये तीनों जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, और हाइगेंस के द्वारा परावर्तन क्या है, और हाइगेंस के द्वारा अपवर्तन क्या है। तो ये तीनों डेरिवेशन तुम्हें क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद विवर्तन वाले चैप्टर पे आते हैं। तो विवर्तन वाले चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, वो है एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन। एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। उसके बाद आएंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या सिंपल तो 2 नंबर या 3 नंबर पर पूछी जाती है, लेकिन ये आइंस्टीन के द्वारा पूछी जाएगी। आइंस्टीन के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद आती है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य पूछ लेगा या इस पे कोई क्वेश्चन दे देगा 2 नंबर का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। उसके बाद है बोहर का परमाणुवीय मॉडल। बोहर का परमाणुवीय मॉडल आता है, या इसके अलावा क्या आ सकता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और यही दूसरे नाम में क्या आएगा, दूसरे नाम से अल्फा कण प्रकीर्ण। अल्फा कण प्रकीर्ण आ जाए या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आ जाए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसकी के साथ आएगा फिर
अब क्या आएगा आगे? आगे आएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियां बताई गई हैं। उन 5 श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के बारे में पूछ सकता है या पांचों को पूछ सकता है। लॉन्ग में आएगा तो पांचों को पूछेगा, ठीक है। अगर शॉर्ट्स में आएगा मतलब 2 नंबर का आएगा तो किसी एक श्रेणी को पूछ लेगा। और इससे रिलेटेड ज्यादातर 2 नंबर में आता है क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद आएगा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में कभी कभी अंतर पूछ लेता है, ऐसे ही संभारिक और समस्थानिक में कभी कभी अंतर पूछ लेता है, ठीक है। एक एक नंबर के हैं ये, और इनसे रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आएगा पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड में साथ में जुड़ा आता है एक तो अग्रदिशक बायस या अग्र अभिनत या पश्च अभिनत। पश्च अभिनत का ही दूसरा नाम है उत्क्रम अभिनत, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर ये नहीं आएगा पीएन संधि डायोड तो इसके आधार पे दूसरी चीज आती है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी या अर्ध तरंग दृष्टिकारी। इन दोनों में से एक पूछा जा सकता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है और अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक्स हो गए, कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं पहले बुक के, तो मैं बता देता हूं। बायो-सैवर्ट का नियम मैंने आपको बता दिया। बल युग्म आघूर्ण, जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें बल युग्म आघूर्ण के बारे में पूछा गया है, तो वो डेरिवेशन भी कभी कभी आया है। अक्षीय व निरक्षीय स्थिति के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा सकती है। विभव बहुत कम आता है, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के आधार पर विभव बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए अक्षीय व निरक्षीय स्थिति के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन जो हर साल बनता है और शायद हो सकता है कि ये एनसीईआरटी में से नहीं हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, तो एक बार इसको जरूर पढ़ के जाना। 2 समांतर तारों के बीच चुंबकीय बल, 2 तार रख दिए जाते हैं, इसकी मैंने वीडियो भी डाली है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो 2 समांतर तारों के बीच बल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, वीडियो मिल जाएगी। तो 2 समांतर तारों के बीच चुंबकीय बल का क्या आ सकता है? डेरिवेशन आ सकता है, लॉन्ग में ही पूछा जाता है 5 नंबर का। अब क्या करेंगे, ये तो हो गए टॉपिक्स जो थ्योरी वाले हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं, उनमें से क्वेश्चंस भी पढ़ के जाने हैं आपको। अब क्या है, अब देखेंगे ऐसे चैप्टर्स जिसमें से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस किस में से पूछे जाएंगे? सबसे पहले संधारित्र में से क्वेश्चंस आ जाता है, उसके बाद किरचॉफ के नियम में से 100% क्वेश्चन आता है, और उसके बाद एलसीआर परिपथ में से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद चुंबक का जो चैप्टर है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मैंने आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी बताया था, उसमें से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन शॉर्ट आएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में से आएगा, ठीक है। लेंस, प्रकाश के 4 चैप्टर हैं, प्रिज्म, लेंस, मानव नेत्र, दोबारा सुनना, प्रिज्म, लेंस, मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चारों चैप्टर में से सिर्फ कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद व्यतिकरण वाले चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं। नाभिकीय ऊर्जा और बंधन ऊर्जा का एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, 5 नंबर का आ सकता है या 3 नंबर का आ सकता है। और पीएन संधि डायोड पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बच्चों, ये हो गए जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे, आपको दिख रहे होंगे। ये मैं एज इट इज किस में डाल दूंगा, विद्या वेब की प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, तो आप उसमें से जाके इसको ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, आप अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे से दे रहे होंगे। आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा जो है बहुत अच्छी गुजरे, ठीक है। तो आगे मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ। राधे राधे।